आपके सामने एक न्यूज दिखाई पड़ रही है। यहां पर तो पता नहीं क्या दिखाई पड़ रहा होगा, मैं आपके सामने ये बता दूं कि जो न्यूज मैं अब पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हर सवाल अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो, यह जरूरी नहीं है कि वो आपके पेपर के अंदर पूछने से पहले यह डिसाइड करे कि वो कौन से पेपर का हिस्सा बने। आईआर जो है ना, वो लिखा हुआ भले ही पेपर 2 के अंदर है, लेकिन चूंकि इसमें इकोनॉमी इन्वॉल्व होती है तो पेपर 3 के अंदर भी पूछा जाता है। मैंने आपसे कह दिया था, कल भी आपने यूपीएससी का पेपर देखा और भी आप पूरे निकाल करके डाउनलोड करके देख लीजिएगा। पेपर 3 तो समझ में आता है कि पूरा ही अपनी क्लास से 80% पेपर 3 के जो क्वेश्चंस हैं वो आरएनए से आए हैं। आप एक बार के लिए प्रीवियस ये अभी जो इस साल का मेंस हुआ है आप वो उठाकर देखें। साथियों, मैं आपसे जो आज पढ़ाने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा न्यूज के रूप में देखें। न्यूज में लिखा है कि भारत सरकार जो है वो वोडाफोन और आइडिया की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बनने जा रही है। वोडाफोन आइडिया वी, इसको कुछ इस प्रकार से समझा जाए, मजा आ जाएगा। क्या आपने कभी विचार किया है, क्योंकि भारत के अंदर अक्सर जितनी भी न्यूज आती हैं उनमें सुनने को एक ही लाइन मिलती है, और वो लाइन क्या होती है? प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, सरकार हर चीज को प्राइवेट कर रही है। अभी एयर इंडिया प्राइवेट हो गया, थोड़े दिन बाद एलआईसी प्राइवेट हो जाएगा, रेलवे के पीछे प्राइवेटाइजेशन करने के पीछे सरकार पड़ी हुई है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट हो जाए? जी हां साथियों, याद करिए, मैंने आज से 5 महीने पहले आप लोगों को एक न्यूज पढ़ाई थी। अगर आप मेरे पुराने विद्यार्थी हैं, मतलब मैं ये प्रमाण लेके इसलिए आता हूं ताकि आपको जो व्यू पॉइंट मिलता है वो कितना ज्यादा देश में चर्चा का विषय बनता है, आप उसे विचार करें। देखिए, मैंने ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, और प्रमाण के साथ साथ मैं आपके सामने यह भी दिखा रहा हूं कि मैंने कितने दिन पहले पढ़ाया था। ये 5 महीने पहले मैंने आपको ये न्यूज पढ़ाई है। लगभग 4 लाख लोगों ने इस न्यूज को देखा भी है। क्या था? मैंने आपको कहा था, व्हाट एन आइडिया, आइडिया बिकेगी या सरकार फंसेगी। कुछ याद आ रहा है? मैंने क्यों कहा था? क्योंकि कुमार मंगलम बिड़ला ने यह कहा था कि मैं वोडाफोन आइडिया के अंदर जो अपने हिस्सेदारी है उसे सरकार को देना चाहता हूं। अब आप पूछेंगे, सर हां आपने कहा तो था, अब हुआ क्या है? न्यूज पढ़ लीजिए। अगर आप न्यूज पढ़ते हैं तो आप यहां पर उठा के देख लीजिए कि सरकार टू ऑन ए थर्ड ऑफ वोडाफोन आइडिया, शेयर्स क्रैश एट क्वेश्चन रिमेन्स। सरकार जो है वो वोडाफोन आइडिया के लगभग 1/3 शेयर लेने जा रही है, यानी कि सरकार की हिस्सेदारी 1/3 वोडाफोन आइडिया के अंदर होने जा रही है। और मजेदार बात बताऊं मैं आपको, जैसे ही सरकार को ये शेयर मिलेंगे, नंबर पर गौर करें, सरकार को मिलने जा रहे हैं 35.8% शेयर। किसके? वी के, वोडाफोन और आइडिया, दैट इज वी। 35.8% शेयर सरकार को मिलने जा रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो सरकार के पास वोडाफोन आइडिया के मैक्सिमम शेयर होंगे, यानी कि वोडाफोन से भी ज्यादा, आइडिया से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा जो शेयर होंगे वो किसके पास हो जाएंगे? भारत सरकार के पास। कहते हैं कि जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर होते हैं उसी की कंपनी कहलाती है। क्या अब वोडाफोन और आइडिया सरकारी कंपनी बनने जा रही हैं? विचार तो निश्चित है, क्योंकि न्यूज जो आप देख रहे हैं ये कुछ इस प्रकार से है। अब आपके मन में, क्योंकि आप नए श्रोता हैं, विद्यार्थी हैं, तो ये क्यूरियोसिटी तो बनेगी कि आपको कैसे पता चला कि ये होने वाला है। मैंने कहा इसी को तो इंटरप्रिटेशन कहते हैं, जो अंकित परिवार आए दिन बैठ के करता है। मार्केट का एनालिसिस हम बहुत पहले कर लेते हैं। बहुत से ऐसे अंतरराष्ट्रीय विषय, राष्ट्रीय विषय ऐसे हैं जिनमें हमने पढ़ते पढ़ते डिसाइड किया है कि ये दिशा किस तरफ जा रही है और कहां जाके पहुंचेगी। ये 5 महीने पहले मैंने पढ़ा रखा है। वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स के अंदर उसे उठा करके देख लीजिएगा और गूगल करके यही चीज ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा। मैंने ये क्लास में पढ़ा रखा है। अब बड़ा सवाल बनता है, कहानी क्या है, जरा वो बताइए सर। आइए अब कहानी पर चलते हैं। क्या होने जा रहा है पहले तो ये समझ लीजिए। सरकार के पास सबसे ज्यादा हिस्सेदारी होने जा रही है। सरकार के पास 35.8% हिस्सा मालिक सरकार होगी। उसके बाद वोडाफोन के पास 28.5% हिस्सेदारी होगी और बिड़ला ग्रुप के पास 17.8% हिस्सेदारी होगी। कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है वोडाफोन, और उसके हालात इंडिया में आकर ऐसे हुए। चलिए चर्चा करते हैं वोडाफोन और आइडिया ने क्या कहा है। जो बातें कही है वो मैंने आपके सामने यहां पर लिख के दे रखी हैं। सरकार का हाल इससे कैसे हुआ, सरकार ने इस कंपनी को सरकारी कैसे बना दिया, या फिर
वोडाफोन और आइडिया इस तरह से मजबूर क्यों हुई, ये एक दिन की कहानी नहीं है, एक लंबी कहानी है। अब इस लंबी कहानी को हमारी जुबानी सुनिए, मजा आएगा एक ऐसी कहानी सुनने में जिससे कि आपको पता चलेगा कि प्राइवेट कंपनियां भी सरकार के सामने सरेंडर करती हैं। कब करती हैं? हाँ, न्याय देर जरूर है लेकिन न्याय होता जरूर है, ये सही बात है और आप उसको सुनने जा रहे हैं आज के सेशन में। ये पूरा टाइमलाइन दिया हुआ है, इसके माध्यम से मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं सुनाने जा रहा हूं। शुरुआत करते हैं 1994 से। बात है उस जमाने की जब भारत सरकार ने नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी जारी की। नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी जिसके अंतर्गत टेलीकॉम कंपनीज जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है, रिलायंस है, इन सबको आमंत्रित किया गया और कहा कि आप प्रति वर्ष हमें लाइसेंस फीस देते जाइए और बढ़िया से देश के अंदर अपना टेलीकॉम इंडस्ट्री चलाइए। यानी कि आपको याद होगा 1994 से पुराने अगर आप हैं या उस समय के अपने गार्जियंस हैं, आपके परिवारजन, बड़े भाई बहन हैं, उनसे पूछिएगा, एक जमाना था जब बीएसएनएल की सिम लेने के लिए आपको डंडे खाने पड़ते थे। कहते हैं कि लाइन लगती थी, टेलीफोन घर में उन लोगों के हुआ करते थे लैंडलाइन जिनकी अप्रोच बहुत बढ़िया होती थी, या फिर मोबाइल उनके पास हुआ करते थे जो बहुत रईस हुआ करते थे। बीएसएनएल की लाइन लगती थी साहब, जिसके पास बीएसएनएल की सिम होती थी उसे समझा जाता था कि यह बहुत पावरफुल व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में सरकार ने इस काम को पब्लिक के लिए ओपन किया, प्राइवेट प्लेयर्स को आमंत्रित किया, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी लाए। नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी से यह कहा गया कि साहब आप एक काम करिए, आप हमें लाइसेंस फीस दे जाइए और अपने लिए बढ़िया से आप चलाइए, लोगों को आराम से प्राइवेट सिम बांटिए। तभी आपने देखा होगा, अगर आप थोड़े पुराने हैं तो उस समय पर अचानक आपने मार्केट में एयरटेल का बूम देखा होगा, आपने हच नाम से एक कंपनी हुआ करती थी उसका बूम देखा होगा। अगर आप नए हैं तो आपने शायद ये ना देखा हो। ऐसी स्थिति में चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सरकार ने जब लाइसेंस फीस मांगी तो इन बड़ी बड़ी कंपनियों को, जो आज आप जानते हैं, इनके पास उतना पैसा उस समय नहीं होता था। ये बस थोड़े इंटेलिजेंट टाइप के लोग थे क्योंकि उस समय ये सरकार से मांग लिए थे। पैसा नहीं था तो इन्होंने सरकार से कहा कि सर देखिए, हमारे पास एक बार में पैसा देने के लिए नहीं है, आपको एक ही बार में लाइसेंस फीस दे दें, इतनी हमारी हिम्मत नहीं है। एक काम कर लें सर। बोले बताइए। अपन ऐसा करते हैं कि हम जो पैसा कमाएंगे, हमारा जो रेवेन्यू क्रिएट होगा, याद रखिएगा इकोनॉमिक्स में रेवेन्यू जो शब्द है, या इंडियन पॉलिटी के अंदर भी, वित्त के अंदर आप उसे पढ़ते हैं, रेवेन्यू। रेवेन्यू वो होता है जो रिकरिंग बेसिस पर होता है। रिकरिंग का मतलब है जो प्रतिवर्ष आय में काउंट हो, दैट इज रेवेन्यू। तो साहब बोले हम एक काम करते हैं। बोले बताइए। हम एक बार में तो पैसा दे नहीं पाएंगे, लेकिन जो हम कमाएंगे उसमें से हिस्सा आप भी लेते रहिएगा, जिससे यह होगा कि आपकी भी आय बढ़ती रहेगी और हमारा भी काम चलता रहेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लीजिए कि आपने किसी दुकान वाले को अपने घर में दुकान खोलने की परमिशन दी। अब आपने परमिशन में उससे यह कहा कि या तो एक ही बार में सारा किराया दे दे और आराम से तू इतने साल के लिए दुकान चला, या फिर तेरी दुकान पे जो भी माल बिकेगा वो सारे माल से इतना % मुनाफा मेरा होना चाहिए। मान ले तूने 1 करोड़ का बिजनेस किया साल भर में, तो 35% मेरा होना चाहिए। तूने 10 करोड़ का किया तो भी 35% मेरा होना चाहिए। तूने घाटा उठाया तो भी 35% मेरा होना चाहिए। यानी कि एक सिंपल सी बात हो गई, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ये निकल के टर्म आई। ठीक है, तो साथियों ये जो रेवेन्यू वाली बात थी, इस पे सरकार भी एग्री कर गई और कंपनी भी एग्री कर गई। ये बात बनकर के आई 1999 के अंदर, जिसमें यह कहा गया कि ठीक है, कंपनी ने कहा सरकारों से कि लोड मत लीजिए, हम सर ये काम करने को तैयार हैं। अच्छा साथियों, अब इसके बाद क्या हुआ, वर्ष 2003 आया। 2003 तक इन कंपनियों ने पैसे कमाने शुरू कर दिए। पैसे कमाने शुरू कर दिए तो इन्होंने इस परिभाषा को लेकर के कि ये कौन सा रेवेन्यू सरकार हमसे लेना चाहती है, इस पर विवाद करना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मकान मालिक और किराएदार आपस में झगड़ पड़ते हैं कि सर ये वाला थोड़ी देना था मुझे किराया, सर ये वाला थोड़ी पैसा मुझे देना था। बिल्कुल वैसे ही ये कंपनी करने लगी कि सर आपने हमसे एजीआर मांगा, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू मांगा, हम देने को तैयार हैं, लेकिन आप हमसे जो मांग रहे हैं वो कुछ और है। अब आप पूछेंगे कि क्या कहानी थी, चलिए मैं अब आपको बताता हूं। विचार करिए कि आज आपके यहां पर लगे हुए जो दुकान खुली है आपके घर में, जो किराया देती है आपको, मान लीजिए वो मिठाई की दुकान है। अब उस मिठाई की दुकान वाले ने अपने काउंटर से सामान बेचना शुरू किया। जिस समय वो आया था उस समय उसके पास कुछ भी नहीं था। अगर आप ना होते तो शायद वो दुकान भी नहीं चला पाता। इसलिए आपने उससे कहा कि देख भाई, सीधी सी कैलकुलेशन करते हैं, तू जो भी कमाएगा उसका 35% मुझे देगा। सिंपल है।
यार ऐसे ही होता है। मान लीजिए कि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं और आपको लगता है कि उसकी स्थिति इतनी भी नहीं है, तो आप उसके साथ पार्टनरशिप मॉडल में चले जाते हैं। ठीक है यार, ले पकड़ कर ले और इतना % मुझे दे देना, ठीक है। अच्छा, ऐसी स्थिति में आपने उस समय टेलीकॉम कंपनीज में एयरटेल, वोडाफोन, डोकोमो, इन सब के साथ कह दिया कि इतना % आप मुझे देना। सिंपल है, कमाओगे उसका इतना % दे देना। 2003 तक उस मिठाई की दुकान वाले के पास कमाई बढ़िया होने लग गई। उसने क्या किया साहब, उसने उस दुकान के अंदर से माल बनाते बनाते अपनी एक गोदाम और खरीद ली। उस गोदाम में भी माल बनने लगा। इसके बाद में मिठाई की दुकान से बने हुए पैसों से उसने फिर कोई दूसरी कंपनी भी खरीद ली और उससे भी माल बनने लगा और बेचने लगा। लेकिन जब मैंने उससे पैसा मांगा कि ला भाई मुझे पैसे दे, तूने कमा लिया, अब मुझे भी % मिलना चाहिए, तो वो झगड़ने लगा। किस बात पर? वो कहने लगा कि इस दुकान के काउंटर से जो पैसा निकला मैं उसी में ही आपको हिस्सेदारी दूंगा। मैं आपको दूसरी जगह मैंने दुकान खरीदी या दूसरी जगह मैंने जो मुनाफा कमाया, मैं उसमें से पैसा क्यों दूं? सुनने में तो आपको यह बात बिल्कुल सही लगेगी कि सही तो कह रहा है सर, वो आपके घर में दुकान जो उसने चलाई है उसी का पैसा देगा। लेकिन ऐसा वास्तविकता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जब मैंने एग्रीमेंट शुरुआत में उससे किया था तो ठोक बजा करके किया गया था। क्या मैंने उससे कहा था कि देख, इस दुकान से तू जो भी बनाएगा, जो भी कमाएगा, जो भी का मतलब है तू चाहे इसके पैसे से दूसरी कंपनी खरीदे, चाहे तू इसके पैसे से कोई कार खरीदे, चाहे तू इसके पैसे से घर खरीदे, जो भी खरीदे, 35% मेरा होगा। अगर एग्री है तो काम कर। तब तो तुम एग्री कर गए और अब तुम कोर्ट के चक्कर काट रहे हो कि साहब ये क्या बात हुई। अब ये जो हलवाई है ना, असल में इसका नाम एयरटेल है, इसी का नाम आइडिया है, इसी का नाम वोडाफोन है। आप पूछेंगे कैसे? इन कंपनीज ने शुरुआत में जब सरकार से लाइसेंस लेने की बात हुई तब तो कबूल है कबूल है कबूल है कर दिया, लेकिन जब पैसे देने की बात आई तो टेक्निकल पॉइंट फंसा दिया कि सर हमको तो केवल इंटरनेट के बेचने से जो पैसा मिलता है या कॉलिंग से जो पैसा मिलता है हम वही देंगे। हम वो पैसा क्यों दें जो कि हमने इस माध्यम से क्रिएट ही नहीं किया। जैसे मान लो एयरटेल ने कहीं कोई ऑफिस खरीदा या कहीं कोई जमीन बेची, उसका मुनाफा कमाया, वो हम सरकार को क्यों दें? सरकार ने कहा कि देख बेटा, बात ऐसी है, मैं पहले ही कह चुका था कि ये हिस्सा मेरा होगा और तू वो खरीद भी इसलिए पाया क्योंकि तेरे पास में ये बिजनेस चल रहा था। एक काम कर, अगर तू इतना ही बड़ा 30 मार खान है तो एक काम कर कि तू वो प्रोडक्ट जो तूने खरीदा था, मैं अपने वाले सामान को हटा लेता हूं, मैं ये तेरी दुकान बंद करवा देता हूं, तू तेरा वो दुकान चला के दिखा दे। सिंपल है। सरकार का भी पॉइंट एकदम सही था। सुप्रीम कोर्ट में बढ़िया वाली बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट में जब बढ़िया वाली बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गया कि प्राइवेट कंपनी चालाकी चल रही है, सरकार ने जो भी लिखा है वो एकदम सही लिखा है। 2003 से निकलते निकलते यह विवाद आगे बढ़ता गया। अब आपको पता है कोर्ट में अपने बहुत तरह के फायदे होते हैं। फायदे ये कि साहब तारीख पे तारीख, सरकार भी सोच रही थी कि चलने दो यार, देश में सब व्यवस्थाएं तो चल रही हैं। 2019 आ गया सर। 19 जब आया तो सुप्रीम कोर्ट की भेजी फिर गई। 2019 सोच के देखिए, 2003 से लेके 19 तक ये सरकारों के रहमो करम से कंपनीज चली आ रही थी। 2019 में आके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब अब परिवर्तन का समय है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में निर्णय दे दिया। पक्ष में निर्णय दे दिया, इसका मतलब हुआ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पक्ष में निर्णय दे दिया और कहा कि टेलीकॉम कंपनीज को अभी तक जितना भी बकाया रेवेन्यू है वो तो देना ही होगा और इतने दिन से जो रेवेन्यू नहीं दिया है उस पर जो ब्याज बनेगा वो भी देना होगा। माय गॉड, समझिए कि वो दिन ऐसा था कि भारत की टेलीकॉम कंपनीज ने जबरदस्त तरीके से विलाप किया। यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि इनकी हालत खराब हो गई। हालत ऐसी खराब हो गई कि इनसे कहा गया कि आपको जो कुल पैसा देना है, हो सकता है आपको ये लाइनें ना दिख रही हो, इनसे कहा गया कि आपको जो कुल पैसा देना है वो 1.56 लाख करोड़ रुपीस देने हैं। विचार करिए कितना, 1.5 लाख करोड़ रुपए भारत की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर बिल फाड़ दिया। साथियों 2019 में जैसे ही यह फैसला आया, इसके बाद से जो हालत मची कंपनीज की वो बहुत खतरनाक थी, क्योंकि इस समय पर सबसे पुरानी कंपनियों में जो जीवित कंपनी थी वो एयरटेल थी और आइडिया थी। वोडाफोन तो लेटेस्ट जुड़ी थी क्योंकि उसने तो आइडिया को परचेज किया था, इसलिए अब वो वी बन चुकी थी। और आइडिया और वोडाफोन, अब इस समय रिलायंस नई कंपनी थी। जो आप आज जियो का यूज करते हैं वो जियो नई कंपनी थी, तो उसको कोई नुकसान ही नहीं हुआ क्योंकि वो उस समय की कहानी थी ही नहीं। अब क्या हुआ,
2020 आता है। 2020 के अंदर टेलीकॉम कंपनीज ने जो पेमेंट की डेडलाइन थी वो मिस कर दी। उनसे कहा गया था कि 23 जनवरी तक सारा पेमेंट कर दो, नहीं तो बेटा तुम्हारा काम धंधा बंद करा देंगे। आपको मालूम होगा उस समय आपके इंटरनेट में भी बहुत दिक्कतें आई थी, शायद आपको याद ना हो। ऐसी स्थिति में 23 जनवरी की तारीख दी गई थी पैसा जमा कराने की, इनसे नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, ये सब लोग भागे और भाग करके इन लोगों ने हल्का हल्का किस्तों में पेमेंट करना सरकार को शुरू किया। किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, इस टाइप से। आज की स्थिति बता रहा हूं कि एयरटेल अपने कुल ड्यू का 40% हिस्सा भारत सरकार को दे चुका है कि सर हमारा इतना पेमेंट था, 40% पकड़ो, और भी दे रहे हैं। वोडाफोन और आइडिया वाले 7,800 करोड़ रुपए अभी तक सरकार को दे चुके हैं, सर ये पकड़ो, अभी और दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल गया कि अब तो एक्शन होना ही है। आगे चलते हैं साथियों, पार्शियल पेमेंट शुरू होने लगे। अब क्या हुआ, जून आता है 2020। जून 2020 में सरकार ने वोडाफोन से कहा कि बेटा तुम्हारा कितना ड्यू है, तुम्हें पता है कुछ? बोले कितना ड्यू है? 53,000 करोड़ रुपया ड्यू है वोडाफोन वालों, 53,000 करोड़। क्या करोगे, चुकाओगे कैसे? घर बिक जाएंगे, कर्जा नहीं चुका पाओगे, बताओ क्या करोगे? तो वोडाफोन ने कहा सर हम कोशिश कर रहे हैं, हमें चुकाने के लिए अगले 20 साल का समय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वाह, माना कि हम तारीख पे तारीख देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ऐसी भी क्या तारीख कि अगले 20 साल तक तुम पकड़ाओगे 53,000 करोड़ रुपया, सोचेंगे इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने वाद दायर कर दिया। कोई बात नहीं साहब। फिर आता है जुलाई 2020। अब आप देखिए फैसला कितना जल्दी चल रहा है। आप इस तरह से अंदाजा लगाइए, एक तरफ तो 2003 से लेकर के 19 के बीच में 16 साल तक एकदम सन्नाटा, और 2019 से लेकर 20 के बीच में कितनी बार प्रोग्रेशन हो गया ये आपके सामने है। साथियों यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर ड्यू कैलकुलेट करना फाइनल किया और कहा कि भाई कुछ भी कर लो, पैसा तो 1.56 लाख करोड़ ही आप लोगों को देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। फिर ये लोग मरते गिरते पहुंचे कि सर पैसा दे देंगे, समझ में आ गया, 20 साल का समय दे दो। बोले नहीं, इसके ऊपर फिर से एक सुनवाई होगी। अगस्त 2020 में इसके ऊपर सुनवाई हुई। अगस्त 2020 में सुनवाई हुई, सारी की सारी कंपनी जाकर के सुप्रीम कोर्ट के पास गई कि बता दो सर क्या करने वाले हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सब अपने घर जाओ, मैंने सारा निर्णय कर लिया, जाके बाद में बताऊंगा, पहले घर पहुंचो। साथियों ये लोग सितंबर 1 को इनके लिए काला दिवस हुआ। वो काला दिन इसलिए था क्योंकि टेलीकॉम कंपनी से कहा गया कि आपको अगले 10 साल के अंदर ही सारा पैसा चुकाना पड़ेगा। यानी कि एक प्रकार से ये समझिए, ये लोग सोच रहे थे, बढ़िया बढ़िया वकील इन्होंने महंगे महंगे हायर किए थे कि 20 साल के अंदर तो चुका ही देंगे, और नहीं भी चुकाएगा तो तब तक इतना कमा लेंगे कि क्या ही दिक्कत है। भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 10 साल के अंदर ही तुम्हें यह सारा पैसा चुकाना होगा। अब आप पूछेंगे सर ये बात 2020 की है, आज 2022 चल रहा है, अभी से ही वोडाफोन ने अपने खाते में से शेयर निकाल के सरकार को क्यों पकड़ा दिए? मतलब ऐसा क्या हुआ कि ये क्या 10 साल में भी नहीं चुका पाएगा? क्या लग रहा है इसको? चलिए अब आगे की कहानी बताते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तो इनकी हालत खराब हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 10 साल में चुकाना है, 2030 तक तुम्हें पैसा चुकाना है 53,000 करोड़ रुपए। ठीक है साथियों, अब इनने क्या किया, समझदारी करी वोडाफोन वालों ने। क्या कहा? बोले सर देखो हमारे ऊपर जो ब्याज है ना वो है 16,000 करोड़ रुपए का। देखो ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना, रेवेन्यू, दैट इज एजीआर, एग्रीगेट ग्रॉस रेवेन्यू, जिसमें कि सरकार को मिलने वाला लाभ और उस पर मिलने वाला ब्याज दोनों शामिल है। अकेला ब्याज जो है ना वो वोडाफोन के ऊपर 16,000 करोड़ रुपए का है। वोडाफोन ने कहा कि साहब इस ब्याज की रकम को हटाओ, मूलधन जो है वो मूलधन जो है हम पहुंचाते पहुंचाते 2030 तक चुका देंगे। मूलधन चुका सकते हैं साहब, ब्याज इतना बड़ा कर दिया। सरकार ने कहा सॉरी हम थोड़े बेरहम सही लेकिन करेंगे। इतनी देर में साहब जो कुमार मंगलम बिड़ला जी हैं, जिनकी आइडिया हुआ करती थी, उन आइडिया ने कहा कि साहब हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। आप इधर देखिएगा, इधर की तरफ मंगलम जो बिड़ला जी हैं, आप इसे देख सकते हैं, इन्होंने कह दिया कि मैं तो अपना स्टेक ही सरकार को दे दूंगा, करूंगा क्या, मैं कंपनी नहीं चला पाऊंगा साहब। कोई बात नहीं साहब, बिड़ला साहब की हालत खराब, क्योंकि आइडिया बिड़ला की है। कोई बात नहीं, सरकार ने कहा देखिए इस तरह से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पैसा तो पैसा है, लेके ही काम छोड़ेंगे साहब। अब कोई बात नहीं साहब। अब वोडाफोन वालों की भिच्ची आ गई। कैसे? अब साहब एक तरफ तो आपको 53,000 करोड़ चुकाने हैं, और दूसरी तरफ इस 10 साल तक कंपनी को भी तो चलाना है।
ध्यान से सुनिएगा, आपको 2020 में फैसला सुनने को मिल गया, लेकिन वोडाफोन को अगले 10 साल तक कंपनी चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। और पैसा मिलता कहां से है? ये दूसरी कंपनियों से उधार लेते हैं, बैंक से उधार लेते हैं, लोगों से इन्वेस्ट कराते हैं, आईपीओ में शेयर के माध्यम से पैसे कमाते हैं। अब हर किसी को जो भी वोडाफोन को पैसा देने के लिए आए, उसको दिखाई क्या देता है कि वोडाफोन के ऊपर इतना कर्जा है, इतना कर्जा है, इस चक्कर में कोई भी विदेशी कंपनी वोडाफोन को पैसा ही नहीं देती। अब वोडाफोन की हालत खराब होने लगी। इसी बीच में सरकार ने एक नया ऑफर और मार दिया। क्या ऑफर मार दिया? कि भाई हम 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाले हैं। और जान लो साथियों, जिस दिन 5G स्पेक्ट्रम आ गया, जैसे 4G ने अचानक क्रांति मचा दी, तो 5G तो किस लेवल पर ले जाएगा आप अंदाजा लगा लो। मैं कह रहा हूं, अगर 4G ना रहा होता तो इस पूरे की पूरे कोरोना काल में इकोनॉमी की, जो इंडियन इकोनॉमी की हालत होती है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं ये कह सकता हूं कि इस कोरोना काल को अगर थोड़ी भी मदद मिली, या फिर जितना भी सरवाइव कर गई कंट्री, देश भारत जो कर गया, वो 4G के रहमो करम से कर गया। 5G तो अब और ऊपर वाली कैटेगरी होगी। ऐसी स्थिति के अंदर इन कंपनीज को लगा कि अगर कमाने का कोई भी समय बचा है तो वो 5G है, और सरकार 5G के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी करेगी, उसके लिए पैसे मांगेगी। पैसे तो हम तब देंगे जब हमारे पास होंगे, और हमारे पास होने के लिए किसी और से पैसे चाहिए होंगे। ऐसी स्थिति में वोडाफोन ने लोगों से पैसे उधार मांगने शुरू किए। लोगों ने कहा कि बेटा ना दे पाएंगे तुमको पैसा, तुम्हारे ऊपर पहले इतना कर्जा है, हम कैसे पैसे दें। तो फिर वोडाफोन ने सोचा कि एक काम करो, बैठ करके डिसाइड करते हैं कि अपने कर्जे को इक्विटी में बदल देते हैं। अब ये क्या होता है साहब? ये इकोनॉमिक्स का दूसरा टर्म है। ये पूरा शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इक्विटी सिलेबस का हिस्सा है, आपके इकोनॉमी का हिस्सा है। ध्यान से सुनिएगा, कहानी को इंटरेस्टिंग तरीके से सुनते चलिए, मजा आता जाएगा। आगे सुनिए। बोले इस कर्जे को इक्विटी में बदल देते हैं। अब ये इक्विटी क्या होती है? अब मैं आपको बताता हूं इक्विटी क्या होती है। मान लीजिए कि आपने किसी से कर्जा लिया, आप नहीं चुका पा रहे, तो आप उसको बोल रहे हैं कि मेरे इस बिजनेस का इतना % हिस्सा तुम्हारा हुआ, यानी तुम मालिक बन जाओ यार। मतलब तुम समझो कि इस कंपनी के इतने % के मालिक बन गए। अभी तक तो कर्जा था, लेकिन अब तुम खुद मालिक बन जाओ। दैट इज नॉन एज इक्विटी, हिस्सा है ना। इतना % का हिस्सा आपने किसी को दे दिया। अब क्या हुआ साहब? इस हिस्से की लड़ाई में इक्विटी में बदलने के लिए वोडाफोन आइडिया ने अपने कर्ज के अंदर जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है 16,000 करोड़ का, उसे भारत सरकार को देने का निर्णय किया। उस भारत सरकार को देने के निर्णय में भारत सरकार को मिल रहे हैं 35.8% हिस्सेदारी पूरे वोडाफोन इंडिया ग्रुप की। उम्मीद है आपको अब यह बात समझ में आ गई हो। 35.8% हिस्सेदारी मिल रही है, और अगर इतनी हिस्सेदारी मिलती है तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि अब जो ओरिजिनल वोडाफोन ब्रिटिशर कंपनी है, उसके पास रह जाएगा 28.5% हिस्सा, और बिड़ला ग्रुप के पास रह जाएगा 17.8% हिस्सा। अब आप पूछेंगे सर सरकार को इससे क्या लाभ हुआ? खामोखा पैसे तो नहीं मिले, हिस्सेदारी मिल गई, डूबती कंपनी की हिस्सेदारी। अरे पागल हो आप, ऐसा नहीं होता है। फायदा क्या हुआ आप वो सुनिए। यहां से आगे अगर वोडाफोन इंडिया पैसा कमाएगी, तो जैसे उनका पैसा बढ़ेगा, सरकार का भी पैसा बढ़ने लग जाएगा। मालिकाना हक मिल गया है भाई, इतनी बड़ी कंपनी का, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का आपको हिस्सा मिल गया, और क्या चाहिए आपको। ऐसी स्थिति में अगर सरकार कभी भविष्य में चाहेगी तो अपनी इस हिस्सेदारी को डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से, विनिवेश के माध्यम से बेचती रहेगी कि भाई 5% हिस्सा इतने करोड़ का बेच दिया, मान लीजिए किसी XYZ कंपनी को, अंबानी को बेच दिया, अडानी को बेच दिया, इन्हीं लोगों को बेच दिया कि ये पकड़ो इतना % हिस्सा, इतने रुपए दे दो और ले जाओ। ये सरकार के पास कमाई आ गई। तो सरकार तो एक प्रकार से समझिए कि उस कंपनी की हिस्सेदारी बन गई है, ठीक है ना। चलिए, अब एक बहुत बड़ी बात थी। तो बोले सर क्या अब हम ये कह सकते हैं कि वोडाफोन और इंडिया एक प्राइवेट कंपनी की जगह सरकारी कंपनी बन चुकी है? जी नहीं, कारण यहां पर कुछ और है। देखिए, अगर किसी कंपनी के पास में या किसी व्यक्ति के पास में 51% शेयर हो, तो वह व्यक्ति जो है वो क्या कहलाता है? वो व्यक्ति उस कंपनी का मालिक कहलाता है। डिसीजन मेकिंग में उसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है। फिर आप दिमाग लगाएंगे, 51% की बात कर रहे हो आप? हमने कहा हाँ हाँ। तो बोले सर एक बात बताओ, अगर इन हिस्सेदारियों को जोड़ दिया जाए, किस किस को जोड़ दिया जाए? 35.8% तो सरकार का हटा लो, इसके बाद में है 28.5% और फिर है 17.8%। कितना हुआ भाई? 8 5 13, 3 हासिल पाई, 1 7 15, 6 3 4, 46.3% तो हुआ सर। अब सर 46.3% पर मालिक तो ये लोग भी नहीं बचे और सरकार भी नहीं बची, और इन दोनों को मिला दो तो कुल मिला के परसेंटेज बनती है 80। बाकी 20% कहां चला गया? 20% कहां है सर?
तो बेटा 20% हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। प्रमोटर्स बोले तो शेयर होल्डर्स के पास है, जो इन्होंने आईपीओ निकाल रखे हैं ना, शेयर मार्केट में जो हिस्सेदारी निकाल रखी है उनके पास में है। बोले अच्छा 20% लोगों के पास में है, एक प्रकार से 28% वोडाफोन के पास, 17.8% आइडिया के पास। हमने कहा जी। तो बोले सर इसका मतलब अब यह बताओ कि मालिक कौन बचा, क्योंकि 51% तो किसी के पास भी नहीं है। यहां पर वोडाफोन और आइडिया सही गेम खेल गए। उन्होंने क्या गेम खेला, उन्होंने कहा माना कि सबसे बड़ा परसेंटेज इनके पास है, लेकिन हम 1 2 3 ये 20% ये वाले लोग अगर हम तीनों मिल जाएं तो हम तीनों ही निर्णय लेने के लिए काबिल हो जाएंगे। दोबारा देखिए, अगर तीनों मिल जाए भाई 46.3% तो ये हो गया, इसके बाद में साथियों 20% ये हो गया, कितना हो गया 66% हो गया। 66% के मालिक अगर जनता हो गई या फिर कंपनी और आईपीओ वाले शेयर होल्डर्स हो गए, तो ऐसी स्थिति में सरकार का हिस्सा कम रह गया। सरकार का हिस्सा कम रह गया तो सरकार निर्णय करने वाली स्थिति में नहीं बची। तो ये लोगों ने क्या किया, सरकार को शेयर बेचने से पहले, हिस्सेदारी देने से पहले अपना बैठ करके एक एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट करके ये कहा कि निर्णय वोडाफोन और आइडिया के ही माने जाएंगे, सरकार के निर्णय नहीं माने जाएंगे। एक प्रकार से इन्होंने सरकार को हिस्सेदारी तो दे दी, लेकिन निर्णय लेने की जो क्षमता है वो अपने पास रखी। अब आप पूछेंगे सर ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, ये तो चोट हो गई। कतई नहीं हुई, क्योंकि सरकार तो खुद भी काम नहीं करना चाहती। सरकार अगर काम करना चाहती तो आज बीएसएनएल के हाल ऐसे थोड़ी होते, क्योंकि बीएसएनएल जो देश की सबसे बड़ी कंपनी थी, आज वो इतनी बुरी हालत पर क्यों पहुंची, क्योंकि सरकार की तो इंटेंशन है ही नहीं ना। देखिए सरकार कोई सी भी हो, उसके इंटेंशन कभी भी नौकरी करने के नहीं होते, वो तो लोगों को नौकरी करने की सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है, खुद पैसे नहीं कमा सकती। सरकार का उद्देश्य पैसे कमाना नहीं होता। ये तो कुछ ही संस्थाएं हैं जो सरकारी हैं और पैसे कमा रही हैं, उनमें से सबसे नंबर 1 आरबीआई है। अदरवाइज सरकारी संस्थाएं पैसे कमाने के लिए नहीं, सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए बनाई जाती हैं। प्राइवेट कंपनियों को फैसिलिटेट करती हैं सरकारी कंपनियां, ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक विन विन सिचुएशन है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। तो आज के सेशन में आपने जो सबसे इंटरेस्टिंग बात सीखी वो एजीआर सीखा, इक्विटी सीखी, किस प्रकार से अब वोडाफोन और इंडिया सरकारी होते होते बची, लेकिन सरकार का हिस्सा आज भी सबसे ज्यादा रहेगा। ये सारी जानकारी आपको अगर समझ में आ गई हो तो एक बार के लिए सेशन को शेयर कर दो अपने सभी साथियों के साथ में। जितने भी साथी लाइव हैं, अगर अपने सभी साथियों को वो शेयर कर देंगे सेशन, तो अपने सभी साथियों तक यह न्यूज पहुंच जाएगी, ठीक है ना। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना। याद रखिएगा, वोडाफोन इंडिया ने 10 रुपए में एक शेयर अपने साथ वालों को दिया है, सरकार को दिया है। कल इस बात के सुनते ही वोडाफोन आइडिया के शेयर में 19% की गिरावट आ गई, क्योंकि लोगों को यह समझ में नहीं आया। लोगों को लगा कि वोडाफोन आइडिया अब सरकारी बन गई, डूब गई, लेकिन ऐसा नहीं था। आप भी अगर शेयर होल्डर हैं तो विश्वास रखें, ये कंपनी, और मैं आपको, अगर आप थोड़ा भी शेयर मार्केट में विश्वास रखते हैं तो दिस इज द राइट टाइम। आप शेयर मार्केट में वोडाफोन के शेयर अब परचेज कर सकते हैं। परचेज करिए, क्योंकि अब ये वापस से दुनिया से पैसा उठाने की स्थिति में आ जाएगा। इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, इसका शेयर वैल्यू बढ़ेगा। अब जैसे ही गिरा है, आप गिरी हुई हालत में खरीद लीजिए। अब यहां से आगे मार्केट बूम करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अब ये सेटल फेज में जाने वाला है। सेटल से मतलब ये हुआ कि अब डगमगाने की स्थिति नहीं है। अभी तक तो अविश्वास था कि वोडाफोन डूबेगा या बचेगा, लेकिन अब ये बचने की स्थिति में जा रहा है। और यहां से आगे जैसे ही इसे 5G स्पेक्ट्रम मिलेगा, ये अपने आप से रॉकेट बन के आगे निकल के आ जाएगा, यानी कि इसके दिन अब फिर जाएंगे, ठीक है ना। यदि आप शेयर में ट्रेड करते हैं तो दिस इज द राइट टाइम टू बाई शेयर। ये मेरी तरफ से बिना मांगी एडवाइस है, ठीक है। तुरंत फायदा नहीं होगा, साल भर के अंदर अंदर जैसे ही 5G की नीलामी होगी, आपके आज ये जो शेयर है, मार्क माई वर्ड, अगर आज ये 11 रुपए का है, कम से कम 25 रुपए का शेयर होगा, सिंपल। ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, इतना परसेंटेज इजाफा हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। एसजीआर क्या है, कितना करोड़ का क्या किस प्रकार से है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो वीडियो को जल्दी से अपने सभी साथियों को एक बार के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सभी साथियों को लाइव आने का एडमिशन के लिए मैं जानकारी दे दूं, जो भी विद्यार्थी मेरे साथ मिलकर के एसएससी, डिफेंस, रेलवे या फिर एस्टेट पीसीएस, जिसमें कि इंडियन पॉलिटी पूछा जाता हो, उन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, जेईई, स्टेनो, फेज ए, फेज 9, इन तमाम एग्जाम्स जिनमें कि इंडियन पॉलिटी डिटेल से पूछा जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पूछा जाए,
और स्टेट पीसीएस और डिफेंस वाले विद्यार्थी ध्यान दें, उनके लिए हमारी क्लासेस वीकेंड पर चल रही हैं। यदि आप चाहते हैं तो इन क्लासेस को यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 ज्वाइन करके एसएससी कैटेगरी में ज्वाइन कर लें। मेरे रेफरल कोड के साथ होने वाली फ्री क्लासेस भी आज शाम 7 बजे आपको अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएंगी। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़कर अनअकैडमी पर पढ़ना चाहता है तो अनअकैडमी पर उपलब्ध सब्सक्रिप्शंस में आप 10% का डिस्काउंट अंकित 10 रेफरल कोड लगा के प्राप्त कर सकते हैं। अंकित 10 रेफरल कोड लगा करके आपको अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन, चाहे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जो भी हो, वहाँ पर 10% का डिस्काउंट इमीडिएटली प्राप्त होता है। इसके लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें या वेबसाइट से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 46,000 में आपको दिया जाता है। रेफरल कोड अंकित 10 लगाएंगे तो 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट आपको इसके साथ प्राप्त होता है। ठीक है, बात हो अगर एसएससी की, सेम इसी प्रकार से आप एसएससी के अंदर 24 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो 7800 रुपये में ले सकते हैं। अंकित 10 यूज करने पर 10% का डिस्काउंट वहां पर भी आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। याद रखिए, आज शाम को 7 बजे आपकी फ्री स्पेशल